आप लोग देखते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी एग्जाम की तरह आपके राज्यों में भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में एमपीपीएससी का एग्जाम होता है। और आप लोगों को अपडेट मिल ही गई होगी कि एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम चेंज कर दिया है, उसमें कुछ अपडेट किया हुआ है। तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एमपीपीएससी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई है, तो एमपीपीएससी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे भेजिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा। एक बार पहले आप लोग एमपी को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे आपको ये मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और देखिए अगर हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल अगर आप लोग 315 पढ़ेंगे ना तो उसी के तहत आप देखते हैं कि इसकी स्थापना की गई है और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आप लोगों को इंदौर में देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि किसी भी एग्जाम के बारे में कोई भी अपडेट आपको चाहिए होगी तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाया करिएगा। अगर मध्य प्रदेश पीसीएस यानी कि एमपीपीएससी से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाया करिएगा। सही जानकारी और सही समय में यहां अपडेट हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ये आप देखते हैं कि 18/1/2024 को अपडेट हुआ है। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में यह विज्ञापन जारी किया गया है। और एमपीपीएससी भी आपका 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है, फिर आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा होती है, फिर आप देखते हैं कि इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको कोई पद मिलता है। तो इसमें क्या कहा गया है, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 प्रभावशील पुनरीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 18/1/2024 से प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए राज्य सेवा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2024 से प्रभावशील रहेगी। ये राज्य सेवा परीक्षा की तीन क्रमिक चरण होते हैं। ये आपको बताया ना कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ये आपकी विकल्प की रहती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, ओएमआर सीट पर आधारित रहते हैं। आप देखते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं और उनमें से आप लोगों को एक चुनना होता है और ओएमआर सीट पर आपको गोला भरना होता है। जब आप लोग प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं और इसमें आप देखते हैं कि आपको आंसर लिखने होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कहते हैं। लिखित वर्णनात्मक आप लोगों को करना होता है कॉपी पर। फिर आप देखते हैं कि इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है आपका। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी। प्रथम प्रश्न पत्र जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 नंबर का रहता है। दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का होता है जिसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण कहते हैं, जिसे सीसेट भी आप लोग कहते हैं। ये 2 घंटे का रहता है, 200 नंबर का रहता है। यह परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करती है और कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स के नंबर आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़ते हैं। एक केवल आप लोगों के लिए एक पड़ाव रखा गया है कि आप मुख्य परीक्षा में पहुंचें इसे पास करके, और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और जो इंटरव्यू के साक्षात्कार के नंबर होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद दिया जाता है। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे जिनमें ABCD में समूहीकृत किया जाएगा और जिनमें से एक उत्तर सही होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्दिष्ट सही माने गए ABCD में से केवल एक उत्तर पर गोला काला कर उत्तर चिन्हित करें, यानी कि चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्प में से एक आपको विकल्प चुनना होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 घंटे के आप देखिए 100 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि पहले पेपर में भी 100 प्रश्न रहते हैं, दूसरे पेपर में भी 100 प्रश्न रहते हैं।
प्रत्येक प्रश्न पत्र की समावधि 2 घंटे की होती है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम वरिष्ठ परिशिष्ट 2 में यथा निर्दिष्ट किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हेतु बिंदु क्रमांक 7 में हिंदी भाषा में, बोधगम्यता कौशल के प्रश्न सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे इसमें। और प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनके मॉडल उत्तरों की प्रावधित उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी अगर आपको कोई आपत्ति है। अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रति प्रश्न निर्धारित प्रश्न शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्तियां जमा कर सकेंगे और 5 दिवस के निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। और ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्प में अन्य विकल्प सही हैं तो प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। और प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। और ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्प में से एक से अधिक सही उत्तर हैं सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो को प्रश्न पत्र से विलोपित यानी कि हटा दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी और आयोग की वेबसाइट पर आप देखते हैं कि इसे भी अपलोड किया जाएगा। और निर्धारित 5 दिवस की अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और उपयुक्त अनुसार परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों के प्रश्न पत्र में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न के पूर्णांक प्रदान किए जाएंगे। और आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्ग बार अधिकतम 20 गुना होगी। जितनी आपकी सीटें हैं ना उसमें आप देखिए प्रीलिम्स में कितने 20 गुना लिए जाएंगे। प्रवर्ग बार समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया है मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। और मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी के परीक्षार्थियों को भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता अंक 30% होंगे। देखिए पहला जो पेपर होता है ना उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है प्रीलिम्स के और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरा पेपर जो सी सेट का होता है वो क्वालिफाई प्रवृत्ति का होता है, उसे भी पास करना जरूरी होता है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल यानी कि क्वालिफाइंग स्वरूप का है। इस प्रश्न पत्र में उपयुक्त बिंदु 5 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। जो आप देखते हैं कि राज्य वन सेवा होती है ना परीक्षा, आप देखते होंगे कि आपको बोथ लगाने के लिए आता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये भी दे सकते हैं। उसमें दोनों पेपरों के नंबर पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, पहले पेपर और दूसरे पेपर के आधार पर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए कहता हूं कि ये सब अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। अब आप देखिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभावशील रहेगा। तो पहले प्रश्न पत्र के लिए प्रारंभिक के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको? सामान्य अध्ययन के लिए भारत का इतिहास, इसमें आप देखिए संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सरदर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, क्रम का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थकर। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। फिर आप देखेंगे कि इसमें दूसरी यूनिट कह लीजिए आप लोग,
इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, ये देखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हो गए, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां हो गई। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उन्हें आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर के लिए बात कर रहा हूँ ये सब। इसमें आप लोगों को पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें पढ़ना है। जलवायु घटनाएं, अल नीनो, लानीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखना है। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन हो गए। प्रमुख फसलों में फसलें देखना है। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां देखना है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत देखना है। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाएगा। इसमें वन हो गए, वनोपज हो गए, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार हो गए, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं हो गई। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग हो गए, जनसंख्या वृद्धि हो गई, वितरण, घनत्व, नगरीकरण आप लोगों को देखना होगा। फिर आप देखिए भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ना है। इसमें संविधान सभा हो गई, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद के बारे में पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक आयोग संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि तैयारी करने की सबसे अच्छी रणनीति यही है कि जो सिलेबस है उसे आप लोग निकालिए, अपने पीडीएफ के रूप में अपने सामने रखिए और इसमें दिए गए एक एक शब्द को आप लोग क्या करिए, कवर करिए और आप लोग नोट्स बनाइए अपने हाथ से। कोचिंग की मदद की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो भी आपके टॉपिक दिए गए, जो भी शब्द दिए गए, उन्हें आप गूगल से कवर करिए, आप किताबों से कवर करिए, यूट्यूब के जरिए नोट्स बनाइए, यूट्यूब से कवर करिए उसे। लेकिन हर हाल में आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके नोट्स बनाकर अपने पास रखना है। ठीक है, कोचिंग में ये रहता है, आपको सहायता हो जाती है कि नोट्स और आपको स्टडी मटेरियल सही क्रम में सभी उपलब्ध हो जाता है, बस आपको पढ़ना होता है। इतना फायदा रहता है कोचिंग का। और जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ी आपकी मेहनत और बढ़ जाती है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थान जिसमें रिजर्व बैंक हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया, सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो गई, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क तथा आसियान हो गया। ये सब आपको पढ़ना है। और मैं आप लोगों से कहता रहता हूं ना कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिए। हर साल क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आप देखिए विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य पढ़ना है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और आप देखेंगे प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, प्रबंधन, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय स्तर का, और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटती हैं, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स रहता है उसे भी आपको कवर करना है। फिर आप देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गया। इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखिए कंप्यूटर का सारभूत ज्ञान, और फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
अब आप देखिए एआई कितना चर्चा में बना हुआ है, इस पर एक सामान्य जानकारी रखिएगा, हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। साइबर कितने हमले हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, ई गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार हो गया, जनजातियों से संबंधित संविधानिक प्रावधान हो गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतु जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य के बारे में। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या रहा है। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे 10 यूनिट कह लीजिए, और इस तरह से 10 पॉइंट में आप देखते हैं कि बटा हुआ है पूरा सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर के लिए एमपीपीएससी के। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि सी सेट आ जाता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। इसमें बौद्धगम्यता हो गया, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर का, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर का रहेगा। हिंदी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल 10वीं कक्षा का स्तर, 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बौद्ध गम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण। प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। ये आपको दूसरे पेपर के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के दूसरे पेपर के लिए। ये इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वालों इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। तो ये सब पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कर लोगे डाउनलोड। अब आप देखते हैं कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील होगी परीक्षा योजना। ये आप देख लीजिए, ये मुख्य परीक्षा की बातें हो रही। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 6 वर्णात्मक प्रश्न पत्र होंगे, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मेरिट बेस पेपर हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें इसके नंबर जुड़ते हैं इन सभी पेपरों के, याद रखिएगा। तो प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला हो गया। इसमें आप देखिए खंड 2 है, एक तो आप देखते हैं इतिहास है आपका, एक आप देखते हैं भूगोल है। इतिहास आपका 150 नंबर का रहता है और भूगोल भी 150 नंबर का रहता है। एक ही पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक तरह से उन्हीं की बात हो रही। 3 घंटे का ये पेपर रहता है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। फिर आप देखिए सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी खंड 2 में बटा हुआ है। राजनीति विज्ञान, ये भी 150 नंबर का रहता है। समाजशास्त्र 150 नंबर का रहता है, यानी कि 300 नंबर का दूसरा पेपर भी रहता है। 3 घंटे का समय मिलता है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपा रहता है, मिलेगा आपको। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, इसमें भी खंड 2 है। अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य, दोनों 150-50 नंबर के खंड हैं। 3 घंटे का समय रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 चतुर्थ, ये आप देखिए दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी रहेगा और ये 150 नंबर का रहेगा। और बी ऑप्स, इसमें खंड में उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी 150 नंबर का रहेगा। 300 नंबर का, कितना 300 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय मिलेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा ये। और फिर 5वां पेपर पंचम प्रश्न पत्र, ये सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, ये हिंदी में रहेगा केवल। प्रश्न पत्र 6वां षष्ठ प्रश्न पत्र, हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप लेखन, ये 100 नंबर का रहेगा। 2.30 यानी कि माफ करिए 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, हिंदी में रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से मुख्य परीक्षा में आपके 6 प्रश्न पत्र रहेंगे, ये आप लोग जान लीजिएगा। और इस तरह से आपका मुख्य परीक्षा रहेगी 1500 नंबर की, और इंटरव्यू रहेगा आपका 185 नंबर का। जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तो आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, 185 नंबर रहेंगे इसके लिए। और इस तरह से 1500 और 185 नंबर हो जाते हैं 1685। 1685 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको कोई पद मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप देखिए सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंडों आ और बा में अभ्यर्थियों द्वारा केवल हिंदी और अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। उपयुक्त तीनों प्रश्न पत्रों के प्रत्येक खंड आ और खंड बी में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। ये प्रश्नों का स्वरूप हो गया। तो आप देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी इसमें, और प्रति प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ठीक है, और अधिकतम शब्द संख्या इसमें 20 शब्दों की रहेगी, ये भी याद रखिए। पूर्णांक टोटल कितना 300 नंबर, कितना 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप देखेंगे
30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे 15। फिर आप देखिए लघु उत्तरीय रहेंगे, ये आप देखिए प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी इसमें, और प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का रहेगा। और आपको 60 शब्दों में आप देखते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी रखी, 60 शब्दों में आपको लिखना होगा इसका आंसर। और ये टोटल पूर्णांक कितना रहेगा, 10 प्रश्नों के लिए 70 नंबर रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 7 नंबर का है तो 10 प्रश्न है तो 70 नंबर हो गया। फिर आप देखिए दीर्घ उत्तरीय रहेगा, ये 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, 10 नंबर का रहेगा प्रत्येक प्रश्न, 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, और इसके लिए टोटल 50 नंबर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के। ये आप लोग देखिए खंड आ में। ठीक है, फिर आप देखिए खंड बी होगा, इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा। और फिर आप देखिए चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा, जो ये भी 2 खंड में है ना, और केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड और खंडवा में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। इसमें ये प्रश्नों का स्वरूप हो गया, प्रश्नों की संख्या हो गई, अंक हो गया प्रति प्रश्न के लिए, अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न के लिए कि इतने शब्दों में आपको लिखना होगा, और ये पूर्णांक हो गया। तो इसमें आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय, ये 16 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा प्रत्येक प्रश्न का, 32 नंबर के रहेंगे ये। लघु उत्तरीय, इसमें 8 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, 60 शब्द लिखने होंगे अधिकतम इसके लिए, एक प्रश्न के लिए, और 56 नंबर के रहेंगे टोटल सभी। दीर्घ उत्तरीय 4 क्वेश्चन रहेंगे, 11 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, अधिकतम शब्द सीमा कितनी रखेगी 200, और 44 नंबर के रहेंगे। एक केस स्टडी रहेगा, एक रहेगा, और 18 नंबर का रहेगा, यथा निर्देशित रहेगा 18 नंबर टोटल। इस तरह से आप देखिए 150 नंबर का ए हो जाता है। और पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, और पूर्णांक आप देखते हैं कि 200 नंबर का होगा। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। प्रश्न पत्र का समय 2 घंटे रहेगा। छठा प्रश्न पत्र हिंदी और निबंध और प्रारूप लेखन में रहेगा, केवल ये हिंदी माध्यम में ही रहेगा। प्रश्नों का विवरण इस तरह से रहेगा। तो आप देखेंगे कि प्रश्न का क्रमांक हो गया, प्रश्नों की संख्या हो गई, अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न की, और पूर्णांक और अवधि। तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए आपको। और आप देखिए प्रथम निबंध, एक निबंध आपको लिखना होगा, 1000 शब्दों में लिखना होगा, 50 नंबर का रहेगा। दूसरा निबंध आप देखते हैं कि 500 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये 20 नंबर का रहेगा। प्रारूप आपको लिखना होगा, ये 500 शब्दों में लिखना होगा, 15 नंबर का रहेगा। प्रतिवेदन आपको लिखना होगा, 250 शब्दों में लिखना होगा, 15 नंबर का रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे 100 नंबर का आपका हो जाता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में परीक्षार्थी प्रश्न के स्वरूप अनुसार शब्द सीमा का पालन करे। और आप देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में खंड आ और खंड बा दोनों को मिलाकर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अहकारी 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उपयुक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक 30% अनिवार्यता रखे गए हैं। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा हर प्रश्न पत्र में 30% तो आपको लाना होगा, अधिकतम कितने भी लाइए, अच्छी बात है आपके लिए। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों का श्रेणीवार वर्ग बार 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य परीक्षा में चयनित होंगे ना इंटरव्यू के लिए 3 गुने लिए जाएंगे। ठीक है, टोटल जितनी सीटें हैं आपकी। अब आप देखिए ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से जो प्रभावशील में आएगा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इतिहास खंड 1A, इतिहास के लिए पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। जो खंड ए और खंड बी कह लीजिए, खंड आ और बा देखते हैं ना, उनके लिए आप लोगों को ये सिलेबस पढ़ना है। खंड आ के लिए इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। इकाई 2 में आप देखें प्रगतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्द भिल्ल वंश, नाग वंश, ओलिंकर और परिव्राजक राजवंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गौड़ वंश, कच्छ पघात वंश, ये सब आपको कच्छप घात वंश ये पढ़ना होगा। इकाई 3 में आप देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव क्या पड़ा है, उसे पढ़ना है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक
एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना होगा। इकाई 4 इसमें आप देखिए गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। फिर इकाई आप 5 देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गौड़बाना हो गए, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाज्या नायक, टंड्या भील, गंजन सिंह, कोरकू, वादल भोई, फेमा फाल्या, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप देखते हैं कि पहला प्रश्न पत्र रहता है, उसमें खंड बी जो रहता है, इसमें भूगोल आपको पढ़ना है। इसमें इकाई 1 आप देखिए भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आर्कटिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियों में आप देखिए पठार, नदियां, झीलें, भारत में मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण, जलवायु ऋतुआं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, लानीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। फिर आप देखते हैं दूसरी इकाई आ जाती है भारत कृषि एवं जल संसाधन, कृषि, प्रमुख फसलें, श्री अन्न, मोटे अनाज, उनका उत्पादन और वितरण, सिंचाई, सिंचाई तकनीक के प्रकार, सिंचाई के स्रोत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियां, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों के आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। फिर इकाई 3 में आप देखें भारत प्राकृतिक संसाधनों एवं उद्योग, वन संसाधन, इनके प्रकार, वितरण, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग में लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग हो गए, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गए। और इकाई 4 में आप देखिए आपदाएं और तकनीकी, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, त्वरित झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण, उनका रोकथाम, नियंत्रण, प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकी, सुदूर संवेदन, भौगोलिक संरचना प्रणाली, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली, इनके अनुप्रयोग, उपग्रहों के प्रकार, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना होगा इकाई 5 में, प्रमुख भू आर्कटिक भौतिक विभाग, मालवा का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, और फिर आप देखेंगे कि विंध्याचल श्रेणी हो गया और बघेलखंड पठार, नर्मदा, सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, और जलवायु ऋतुएं, तापमान, वर्षा। और आप देखिए मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार, वितरण, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, प्रमुख वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ये सब आपको देखना होगा। फिर आपका आ जाता है द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें खंड ए और खंड बी यानी कि खंड आ और बा है। तो खंड आ के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। इसमें इकाई 1 भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, विचारिक तत्व, उद्देशिका हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघवाद में केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। फिर आप लोग इकाई 2 भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग हो गया। भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, धर्म, वर्ग, निजातीय, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आपको पढ़ना होगा। इकाई 3 लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका, समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया, भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य हो गया, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण,
इनके बारे में पढ़ना होगा। इकाई 4 इनके विचारक है ना ये सब। इकाई 4 में राज्यों का पुनर्गठन 1956, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन जो 2000 में हुआ था ना, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। राज्यपाल, इसकी नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन एवं शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार, पिछड़ा प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, ये सब आपको पढ़ना होगा। इकाई 5 में आप देखिए, मध्य प्रदेश का प्रशासन हो गया सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन, संगठन एवं शक्तियाँ। स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय पिछड़ेपन, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान। मध्य प्रदेश की राजनीति में सामायिक मुद्दे हो गए आपके, ये सब पढ़ना होगा। और फिर आप देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में जो खंड बा है समाजशास्त्र, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इकाई 1 समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। समाज की भारतीय संकल्पना हो गई कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गौत परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल हो गए। सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता, संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान में विभिन्न संदर्भ हो गए। जाति व्यवस्था हो गई, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। इकाई 2 में आप देखिए भारतीय समाज में विविधता, चुनौतियां देखेंगे। भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय, अपराध का बदलता परिदृश्य, नस्ली दबावों की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। वर्तमान बहस में आप देखिए भारत में परंपरा, आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्या, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण आप देखेंगे। फिर आप देखिए इकाई 3 आ जाती है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद। किसान अध्ययन, ये आप देखते 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे हो गए, रणनीतियां हो गई, बंधुआ और प्रवासी मजदूर हो गए, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान हो गए। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव, नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्या आप देखेंगे। फिर आप देखिए इकाई 4 हो गया उद्योगीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। भारत में उद्योगीकरण और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं आपको पढ़नी होगी इसमें। फिर आप देखिए संस्कृति और विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव देखने होंगे। अवधारणाएं, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना के बारे में पढ़ना होगा आपको। इकाई 5 में आप देखिए मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विजन, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखना, सामाजिक वर्गों उनके कल्याण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे पढ़ने हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन, एनजीओ की भूमिका देखनी है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज और जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्यौहार और उत्सव। फिर आप देखिए मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरे प्रश्न पत्र के लिए पढ़ना है। फिर आपका तीसरा प्रश्न पत्र आ जाता है और इसमें खंड आ, इसमें अर्थशास्त्र पढ़ना है आपको। खंड आ में अर्थशास्त्र के लिए क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होगी, विकसित भारत एडवाइस 2047, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम का पर निर्भरता, सरकारी पहल, पीएम किसान, एनएमएसए, विभिन्न योजनाएं हो गई, कृषि मूल नीति, विपणन, वित्त हो गया, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण,
भारत में औद्योगिक नीतियाँ और औद्योगिक विकास पढ़ना होगा। विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजनाएं होंगी। आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान, भारत में वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण। फिर इकाई 2 हो गई कराधान और नीति परिदृश्य, राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम कराधान और घाटा प्रबंधन। मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा और लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का विदेशी व्यापार, मूल संरचना और दिशा, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन एवं विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका, IMF, विश्व बैंक और ADB और WTO के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर इकाई 3 आ जाती है इसमें, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न तथा जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन के बारे में आपको पढ़ना होगा। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, MSME और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन पढ़ना होगा। फिर आप लोग मध्य प्रदेश में ग्रामीण या शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था और कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प, हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन के बारे में पढ़ना होगा। फिर इकाई 4 में आप देखिए मध्य प्रदेश एवं सामाजिक आर्थिक विकास, इसमें आप देखिए स्वास्थ्य अधोसंरचना हो गई, शिक्षा, कौशल विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ, वन, जल और खनिज, वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता, रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्यों का राजस्व, व्यय, ऋण और राजकोषीय अनुशासन पढ़ना होगा इसमें। फिर आप देखिए इकाई 5 सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, इसमें समंक संकलन की विधियां, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गणना और व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, ये आप देखेंगे। ये आप देखेंगे पिति चयन की विधियां देखेंगे आप लोग, ये भी आप लोग देखेंगे। डेटा प्रस्तुति, तकनीकी, टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायोगिक, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं देखेंगे आप, ये सब आप देखेंगे। फिर आप देखिए तृतीय प्रश्न पत्र में जो खंड बा है, इसमें विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इकाई 1 सामान्य विज्ञान, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग पढ़ना है। सूक्ष्म जीव संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि के बारे में पढ़ना है। कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलन आहार, विटामिन हीनता जन रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, इथनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग पढ़ना होगा। प्राचीन समय में आप देखिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, गुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, ट्रिम्स के बारे में पढ़ना होगा। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पढ़िए। अकेले प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी मत करिएगा, आप लोग परेशानी खड़ी हो जाएगी। और जब तक आपकी मुख्य परीक्षा तैयार नहीं हो जाती है, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं हो जाता है, तब तक प्रीलिम्स देने का कोई फायदा भी नहीं रहता है। आपका प्रीलिम्स निकल जाए, क्या करोगे? मुख्य परीक्षा है मेन तो सब कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। इकाई 2 में कंप्यूटर विज्ञान हो गया, इसमें कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीडी जनरेशन हो गए, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग हुए। कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान, C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर हो गया। इंटरनेट एवं ईमेल हो गए। सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल एवं वेबसाइट तथा वेब पेजेस हो गए। इसमें आप देखिए फिर गणित विज्ञान, संख्याएं और एवं इनके प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण, गुणनफल, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण चक्रवर्ती ब्याज अनुपात, समानुपात, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आपको पढ़ना होगा। इकाई 3 आयुष, ये आप देखिए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा सेवा, रिक्फा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के मूल सिद्धांत, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, आयुर्वेद, त्रिदोष, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी, जैविक घड़ी, केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं इसमें आयुर्वेद का क्षेत्र, योग में पंचकोश सिद्धांत हो गया, अष्टांग योग,
सट कर्म मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, जल चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव एवं प्रकार, पोषण, पूर्ण पोढ़स संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद आदि का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसका इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये भी आपको पढ़ना होगा। इकाई 4 होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ, NLEP, एड्स, NACP, अंधत्व, NPCV, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS, सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, भारत स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM और NUHM। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न बायोमार्कर यथा हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट, सीरोलॉजी की सामान्य स्तर की जानकारी आपको देखनी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत और तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र, ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर के बारे में जानना होगा। इकाई 5 में आप देखिए भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, जनपदध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियां, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, विलुप्त प्रजातियां, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध क्या है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, बैगा, सहरिया, भारिया, भील, गोंड इत्यादि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां, भविष्य, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास आप लोग देखेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हैं कि चौथा पेपर आ जाता है, चतुर्थ पेपर। इसमें खंड A में आप लोगों को दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी पढ़ना है। तो इसमें आप देखिए भारतीय, पहली इकाई में भारतीय षड्दर्शन, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, भारतीय षड्दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बौद्ध, आचार्य शंकर, चावार्क, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में पढ़ना होगा आपको। इकाई 2 आ जाएगी राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाएं, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग एवं प्रकार एवं गुप्तचर एजेंसियां, मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। फिर आप देखें इकाई 3 आ जाएगी मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, मनोवृत्ति, विषय वस्तु एवं तत्व, विकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति में परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति और सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, सांवेगिक बुद्धि, संप्रत्यय, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुपयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं, कारक सिद्धांत, व्यवहार भिन्नताएं हो गई, मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद, सामाजिक दुष्चंता, मनोविकार, सिजोफीनिया, सामाजिक दुर्विधि, द्विध्रुवी मनोविकार, मनोचिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा एवं पारिवारिक चिकित्सा हो गई आपकी। फिर आप देखिए लोक प्रशासन में नैतिक मूल, इकाई 4 में मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, कर्तव्य परायणता, मूल्यबोध, जीवन मूल, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी एवं नैतिक मूल। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन।
फिर आप देखिए भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार एवं व्हीसल बिलोवर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रवाद की घोषणा, राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल, लोकायुक्त। ये लोकपाल आप देखते हैं कि जो आंदोलन चल रहा था अन्ना आंदोलन का, ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, गठित हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इकाई 5 में केस स्टडी, प्रश्न के खंड आ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित कार्यक्रम इसमें रहेगा। और फिर आप देखिए प्रश्न पत्र 4 में आपको खंड बा रहेगा, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी पढ़ना होगा। इसमें इकाई 1 में उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास, उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार का महत्व, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे, वैधानिक आवश्यकताओं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। इकाई 2 व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, प्रबंधन, अवधारणा, महत्व, क्षेत्र प्रबंधन एवं प्रशासन, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, प्रबंध प्रक्रिया संसाधन प्रबंधन, प्रबंध की कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संचार, समय प्रबंधन एवं संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग हो गई आपकी। इकाई 3 में आप देखिए प्रशासन व प्रबंधन, लोक प्रशासन में प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र एवं महत्व, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें एवं उनका महत्व, बहुलता, अनेकता का प्रभाव, प्रबंधन, अनुप्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियां, आपदा प्रबंधन देखेंगे आप लोग। फिर इकाई 4 समग्र व्यक्तित्व विकास, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक हो गए आपके, असफलता से सीखना, असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना, निम्नांकित मुद्दों से संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थ में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम। इकाई 5 केस स्टडी, प्रश्न पत्र के खंड बा में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम पर केस स्टडी रहेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके लिए हो गया। फिर आप देखिए पंचम प्रश्न पत्र होता है जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का रहता है, 200 अंक का रहता है। तो इस प्रश्न पत्र पर का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता, हिंदी में स्पष्ट एवं सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक योजना निर्दिष्ट रहेगा। और इसमें आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। इस तरह से 25 × 3 यानी कि 75 नंबर के। रस, अंग, प्रकार, ये आप देखिए 5 × 5 अंक के रहेंगे और 10 रहेंगे। इस तरह से आप देखेंगे 10 हो गए टोटल मिला के, दोहा, सोरठा, छंदमय, चौपाई, ये भी 5 अंक के, टोटल 10 हो जाएंगे। अनुवाद वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी, ये 15 अंक का रहेगा। अंग्रेजी से हिंदी, ये आप देखिए 15 अंक का। प्रशासनिक मानक शब्दों में अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी शब्द, ये 5 नंबर का। और अंग्रेजी से हिंदी, ये 5 नंबर का। इस तरह से आप देखेंगे टोटल 30 ये हो गए और 10 ये हो गए। आप देखेंगे 40 ये हो गए नंबर। संधि एवं समास, ये 10 नंबर के रहेंगे, 2 नंबर का प्रत्येक। और मुहावरे कहावतें 5 रहेंगे, 2 नंबर का एक, यानी कि 10 का, यानी कि टोटल 20 के रहेंगे, 20 नंबर के। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियाँ, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस तरह से आप देखें 10 है नहीं तो 10 दूनी 20 नंबर के रहेंगे। इसमें विराम चिन्ह हो गए, शब्द शक्तियाँ, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द हो गए, वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना एवं विकास, प्रकार, शब्दार्थ, पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव, पल्लवन 5 अंक के रहेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ मालवी, नेवाड़ी, वघेली, बोगली 3-3 नंबर के रहेंगे, 4। इस तरह से 12 और आपत्ति गद्यांश रहेगा 18 नंबर का। अंकों का कुल कितना, 200 नंबर का। इस तरह से रहेगा। इसकी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, जाकर पढ़ लीजिएगा। फिर 6वां प्रश्न पत्र आता है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का। तो प्रथम निबंध 1000 शब्दों में लिखना है और 50 नंबर का रहेगा ये।
तो निम्नांकित विषयों क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है। जैसे आप देखिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत @ 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश की गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विश्व ग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, आप देखिए सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, मानवीय जीवन में संस्कार, जीवन मूल, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030। 1000 शब्दों में लिखने हैं इनमें। फिर आप देखिए द्वितीय निबंध, समसामयिक समस्याओं एवं निदान पर लगभग 500 शब्द में आपको लिखना है, 20 अंक का रहेगा। प्रारूप लेखन, शासकीय एवं अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, लगभग 250 शब्दों में रहेगा, 15 अंक का रहेगा। प्रतिवेदन, इसमें रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ज्ञापन, मेमोरेंडम, टिप्पणी लेखन, 250 शब्दों में रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। इस तरह से छठवां पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। चूँकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति है, उसमें सामान्य हिंदी का ज्ञान परीक्षण करना, अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है, इंग्लिश नहीं रखा गया है। ये बात जान लीजिए आप लोग। तो ये इंग्लिश में दिया गया, ऊपर जो पूरा सिलेबस देखा ना मुख्य परीक्षा का, पूरा इंग्लिश में दिया गया ये। तो ये भी आप इंग्लिश वाली पढ़ सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और MPPSC की ऑफिशियल साइट पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है आपको, वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो अगर चाहो तो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखेंगे ये है पूरा नया सिलेबस आपका MPPSC का। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए, अगर 100% आप लोग देंगे इसमें, तो 100% आपको रिजल्ट भी मिलेगा। कोई निराश नहीं होगे, निराशा हाथ नहीं लगेगी। इतना बात जान लीजिए। धन्यवाद।